नमस्कार। रविवार की सुबह सुबह आपका जी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज दिन भर इंडिया का डीएनए चलेगा, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इस देश के सरकार चलाने वाले बड़े बड़े लोगों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, और जो आपको बताएंगे कि जो कोविड-19 का संकट आया है, इसे लेकर अलग अलग सरकारों ने क्या तैयारी की है और उन तैयारियों का आपके जीवन पर क्या असर होने वाला है, हमारे देश की राजनीति पर क्या असर होने वाला है, और अब इस कोविड-19 के बाद आपका भविष्य क्या होगा, हम सबका भविष्य क्या होगा, देश का भविष्य क्या होगा। और आज आपको दिन भर ये भी आंकने का मौका मिलेगा कि इस देश में किस मंत्रालय ने, किस सरकार ने कैसा काम किया है। हालांकि जनता सब कुछ जानती है और जनता सबसे बड़ी जज होती है किसी भी चीज को आंकने के लिए। तो आज सुबह, रविवार की सुबह सुबह, सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, और उनसे हम अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपको आपके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले आपका जन्मदिन था, तब हम आपको शुभकामनाएं नहीं दे पाए थे, लेकिन आज समस्त दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगी जी, पहला सवाल हमारा यही है कि कोविड-19 के इस दौर में केंद्र सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन अलग अलग राज्य सरकारों का प्रदर्शन अलग अलग तरीके का रहा है। महाराष्ट्र का अलग है, दिल्ली का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, केरल का अलग है। लेकिन कुछ सरकारों के बारे में हम बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, कुछ सरकारों के बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं सुनते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। आपकी जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, वो पाकिस्तान के बराबर है, यानी एक राज्य अकेला पाकिस्तान के बराबर है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इस दौरान खुद किस तरीके से आंकते हैं? योगी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज ही नहीं। हाँ, आप बताइए। जी, मेरा पहला प्रश्न ये था, वो आपको लगता है आवाज पहुंची नहीं। इस दौरान आप अपनी सरकार के प्रदर्शन को किस तरह आंकते हैं कोविड-19 के इस दौर में अभी तक? देखिए, कोरोना के खिलाफ समय से जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने लिया, उसका परिणाम रहा है कि भारत जैसे विशाल आबादी के देश में कोरोना के संक्रमण को भी और इससे होने वाले मौत के आंकड़ों को भी काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका है। हम लोगों ने मार्च प्रथम सप्ताह से ही अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी थी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने होली मिलन के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का स्वयं निर्णय लिया था, तो कोरोना संकट की एक आहट उस समय स्वयं सुनाई दे रही थी और हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में इसके बारे में निर्णय लिया था। इसके बाद होली के तत्काल बाद हम लोगों ने स्वयं भी यहां पर प्रशासन की बैठक करके ये सुनिश्चित किया कि स्कूल, कॉलेजेस और अन्य संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने बंदी की घोषणा की। इस कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाया और फिर जनता कर्फ्यू 22 मार्च को, 25 मार्च से लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। तो स्वाभाविक रूप से हमारी कार्रवाई लगातार चलती रही। स्वाभाविक रूप से
प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जहां पर भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का लोगों ने गंभीरता से लेकर के उसको अपने यहां क्रियान्वित किया, वहां पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो चीजें घटित हो रही हैं इन सब के बारे में पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने सभी को सचेत भी किया था। और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी के प्रदेश को संक्रमण की दृष्टि से भी और मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने की दृष्टि से भी जो कदम उठाए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि कोरोना संकट से काफी हद तक हम लोग प्रदेश को बचाने में लॉकडाउन की 4 कार्रवाई के दौरान सफल रहे हैं। हमारे सामने चैलेंजेस अभी हैं और वो चैलेंजेस भी अलग अलग प्रकार की हैं। हम लोगों के पास उससे लड़ने की अपनी रणनीति है और उसके अनुसार हम अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि यह एक टीम वर्क है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, कोरोना वॉरियर्स और आम पब्लिक, इस सभी मिलकर के इस कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत सरकार का भरपूर सहयोग इस पूरी कार्य योजना के दौरान प्राप्त हो रहा है। और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग काफी हद तक कोरोना के संक्रमण को रोकने में काफी हद तक सफल हैं और आगे भी हम इस बात को मानते हैं कि हम लोग कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफल होंगे। जी योगी जी, क्या आप देश के सामने आज कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहेंगे? जैसे हमारे जो दर्शक है वो भी ये जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय औसत है, मान लीजिए टेस्टिंग की जो राष्ट्रीय औसत है वो क्या है, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश की औसत कहां बैठती है, जो लोग ठीक हो रहे हैं उस औसत के हिसाब से क्या है, और पर लाख हर प्रति 1 लाख पर जो संक्रमण है वो उत्तर प्रदेश का क्या है और वो राष्ट्र के एवरेज के हिसाब से कहां बैठता है? देखिए, अगर मैं राष्ट्रीय औसत की दृष्टि से भी देखूंगा तो उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है वह बहुत बेहतरीन है। और अगर मैं सारे आंकड़े ही रख दूं तो हमारे पास आज के दिन पे कुल कोरोना पॉजिटिव के कुल केसेस लगभग 10,000 केसेज उत्तर प्रदेश में आए हैं, जिसमें से 6,000 के आसपास केसेस तो ठीक होकर के वापस जा चुके हैं। हमारे पास एक्टिव केसेस जो इस समय हैं लगभग 4,000 के आसपास हैं, जो कोविड हॉस्पिटल में जिनका सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है। कोरोना ने जब आहट दी थी हमारे पास तब एक भी टेस्टिंग लैब नहीं था। आज हमारे पास 32 टेस्टिंग लैब है और हम लोग लगभग 15,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता आज के दिन पर अर्जित कर चुके हैं। हमारे पास आज के दिन पर कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए जो कोरोना पॉजिटिव केसेज आते हैं, इन लोगों के लिए कोविड हॉस्पिटल लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के कोविड हॉस्पिटल की एक लंबी श्रृंखला है। 1,01,000 से अधिक हमारे पास कोविड हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध हैं, जिसमें लेवल 1 के हॉस्पिटल और सिम्टोमेटिक केसेस को हम उसमें भर्ती करते हैं। सामान्य बेड हैं, उसमें से कुछ प्रतिशत बेड में हमने ऑक्सीजन की आपूर्ति दी है। जहां पे हॉस्पिटल थे वहां पे ऑक्सीजन की सेंट्रल लाइन थी, तो उसके माध्यम से, जहां पर नहीं थी वहां पे हम लोगों ने सिलेंडर उपलब्ध करवा करके ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां पर उपलब्ध कराई है। लेवल 2 के जो हॉस्पिटल हैं उनमें हर बेड पे ऑक्सीजन की आपूर्ति और कुछ प्रतिशत बेड में हम लोगों ने वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए हैं। और लेवल 3 के जो बेड हैं ये पहले से ही कोई गंभीर कई बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर लोग हैं, बच्चे हैं, अगर वे कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उन्हें लेवल 3 के हॉस्पिटल में ही ले जाने की व्यवस्था किया गया है और विशेषज्ञ चिकित्सक वहां पे रखे गए हैं। लेवल 2 के हॉस्पिटल में एनेस्थेटिक और टेक्नीशियन हम लोगों ने रखे हुए हैं।
लेवल 1 के हॉस्पिटल में भी हमारे चिकित्सक और पैरामेडिक्स मौजूद हैं और हर एक को वहां पे हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्क्रीनिंग की व्यापक तैयारी हमारे यहां चल रही है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जब लॉकडाउन की पहली कार्रवाई 25 मार्च से प्रारंभ हुई थी, तो 27-28 मार्च को अचानक दिल्ली से लाखों की संख्या में कामगार और श्रमिक सड़कों पर आकर के वह उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया। हम लोगों ने अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी को सुरक्षित रूप से लेकर के और अपने साधन वाहन से उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके बाद हमारे सामने चैलेंज आया था तबलीगी जमात का, क्योंकि ये 28-29 के बाद जब इस कार्रवाई को हम लोगों ने कामगार और श्रमिकों की दिल्ली से निकलने के बाद उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया था, तो उसके साथ ही हमारे सामने जो बात सामने आई थी वो आई थी कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है और उसमें उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए कुछ लोग थे। तो मैं स्वयं उस समय नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पर था, तो मैं स्वयं ही दिल्ली जाकर के इसकी पूरी जानकारी हासिल करके वापस आया। हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों को जहां तहां थे उन लोगों को ला करके क्वारंटाइन सेंटर में ले जाना, उनकी जांच करा करके फिर उन्हें कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की कार्रवाई हुई। 355 के आसपास इसमें विदेशी तबलीगी भी थे। हम लोगों ने इनका उपचार भी किया और साथ साथ इन लोगों को स्वस्थ करके, जो स्वस्थ होकर के भारत के ही थे, उन्हें वहां से मुक्त भी किया गया। जो विदेशी हैं उनके खिलाफ अभी चार्जशीट दाखिल करते हुए कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की कार्रवाई संपन्न करने के बाद फिर कोटा के विद्यार्थियों को सकुशल वापस लाने की कार्रवाई, 12,000 से अधिक बच्चे थे कोटा में, उन्हें वापस लाया गया। फिर इसी प्रकार से प्रयागराज में 15,000 से अधिक छात्र उत्तर प्रदेश के थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई की गई। और आप इस बात को जान ही रहे हैं कि सबसे अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक देश के अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के थे, उन्हें सकुशल वापस कराने की व्यवस्था भारत सरकार की मदद से हम लोगों ने की और अब तक लगभग 35 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है पहली मार्च से लेकर के, और वह अब तक की जो पूरे आंकड़े हैं वह इस रूप में सामने आए हैं। तो इन सभी को सुरक्षित उनके पहले क्वारंटाइन सेंटर लाना, वहां पे उनकी स्क्रीनिंग करके अगर जिनमें कोई लक्षण नहीं थे उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजना, साथ साथ राशन किट की व्यवस्था भी उनके साथ देना, 15 दिन की राशन की व्यवस्था भी उनको उपलब्ध करवाने की तैयारी की गई। इसके बाद 1 लाख से अधिक मेडिकल स्क्रीनिंग मेडिकल की टीमें बनाई गई जो इनकी स्क्रीनिंग करती थी, नियमित जांच करती है, देख रही हैं, और जिनमें भी लक्षण आते हैं उन्हें वापस क्वारंटाइन सेंटर में लाया जाता है। क्वारंटाइन सेंटर में ला करके फिर उनके उपचार की व्यवस्था के लिए अगर वहां पे हम उनकी अगर ज्यादा संख्या है तो पूल टेस्टिंग के माध्यम से या इंडिविजुअल टेस्टिंग के माध्यम से उन्हें फिर हम लोग वहां पे कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, वहां पर उन्हें उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। ये कार्य लगातार प्रदेश के अंदर चल रहा है। जिस समय कोरोना के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई प्रारंभ की थी, 36 जनपद ऐसे थे जिनमें वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी कोविड हॉस्पिटल में। आज हमारे पास प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लेवल 1 के हॉस्पिटल भी हैं, लेवल 2 के हॉस्पिटल भी हैं जिनमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की फैसिलिटी हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जी, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और डिजास्टर के खिलाफ, किसी भी आपदा के खिलाफ कैसे लड़ा जाना चाहिए वह हम लोगों ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस को बहुत नजदीक से न केवल देखा है बल्कि उसको नजदीक से महसूस भी किया है और उस लड़ाई को आगे लड़ते हुए हम लोग यहां पे निरंतर कार्य कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि कोरोना के खिलाफ जो हमारे चैलेंजेस थे वे चैलेंजेस ज्यादातर अब पूरे हो चुके हैं। अब हमारे सामने कंटेनमेंट जोन
और स्क्रीनिंग की कार्रवाई, यद्यपि हमारे पास एक बड़ी आबादी है और इस 23 करोड़ से अधिक की आबादी के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है। 5 करोड़ से अधिक अब तक हम मेडिकल स्क्रीनिंग की कार्रवाई संपन्न कर चुके हैं और 5 करोड़ से अधिक के इस कार्य को हम लोगों ने यहां पर 5 करोड़ से अधिक लोगों के मेडिकल स्क्रीनिंग की कार्रवाई हमारी संपन्न हो चुकी है। लगभग 3,30,000 से अधिक लोगों की हम लोगों ने अब तक यहां पे टेस्टिंग की कार्रवाई को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पे लगातार की हैं और ये कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारत बहुत सफलतापूर्वक कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। जी योगी जी, अभी आपने तबलीगी जमात का जिक्र किया। आप वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ जहां कार्रवाई करनी थी, सख्त कानूनी कार्रवाई भी की, लेकिन देश में बहुत सारे लोगों ने इसे एक सांप्रदायिक रंग दे दिया और ये कोशिश की कि उनको अलग तरीके से, उनका एक अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको अलग तरीके से उनके साथ बर्ताव होना चाहिए और बाद में ये एक बड़ा मुद्दा बना। तो उस जो तबलीगी जमात को लेकर आपको और आपके राज्य में आपको कितनी परेशानी हुई? देखिए, तबलीगी देखिए, बीमारी होना अपराध नहीं है, लेकिन ये जानते हुए कि यह बीमारी को छुपाने से संक्रमण बढ़ सकता है और हम लोग अगर इस प्रकार के अपराध में जिम्मेदार हैं जो जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, तो मुझे लगता है कि इसको अपराध माना जाना चाहिए और तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने यह अपराध किया है। एक तरफ सरकार उनको सुरक्षित क्वारंटाइन सेंटर में ला करके उनके जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही थी, दूसरी तरफ जब उनके पुष्टि होने के बावजूद भी कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं और कोविड हॉस्पिटल में उनका उपचार होना है, उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में भी और कोविड हॉस्पिटल में भी जिस प्रकार की बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया, कोरोना वॉरियर्स पर और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर थूकने का दुस्साहसिक कृत्य किया, उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक थी। और अगर हम लोग कार्रवाई नहीं करते तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अराजकता का एक तांडव होता है और हम लोग कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को 23 करोड़ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दे सकते थे और उस समय आवश्यक था कार्रवाई करना। हम लोगों ने कानून के दायरे में रहकर के सख्त कार्रवाई की है और आगे भी हम इस बात को कह सकते हैं कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्व कोई भी होंगे, हम लोग उनके खिलाफ, अगर वह कानून को ठेंगा दिखाएगा और कानून को कहीं रोदने का दुस्साहसिक कृत्य करेगा तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो हर एक कार्य को सांप्रदायिक नजरिए से देखने का कार्य करते हैं, जिन लोगों ने तबलीगी जमात को क्लीन चिट देने का कार्य किया, सचमुच उन लोगों ने देश के जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है और उनके इस कृत्य के लिए उन्हें, मुझे नहीं लगता है कि जनता कभी माफ करेगी। जी योगी जी, एक और मुद्दा रहा जिस पर बड़ी राजनीति हुई इस दौरान और वो था बसों का मुद्दा, प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का मुद्दा। और खास तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आपके ऊपर काफी राजनीतिक हमले किए, आरोप लगे कि उन्होंने बस चलाई, आपने बस चलने नहीं दी। फिर इधर दिल्ली से जब बहुत सारे प्रवासी मजदूर शुरू में इकट्ठे हो गए थे, तब ये कहा गया कि पहले आपने ये कह दिया कि बसें चलेंगी और फिर बाद में बसें नहीं चली। तो बस अपने आप में एक अलग विषय बन गया। ये प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने का काम अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बन गया और मुझे लगता है कि आगे जो चुनाव भी होंगे
उन चुनावों में भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आपका पक्ष क्या है? देखिए, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों, आम नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया है और कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने क्या किया है। पूरे कोरोना संकट के दौरान आपको कहीं भी कांग्रेस का एक खानदान या फिर अन्य राजनीतिक जो विरोधी दल हैं, इनकी उपस्थिति कहीं नजर नहीं आई। ये केवल बयान तक सीमित थे। और जब देश एक लड़ाई को लड़ रहा है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहा है, तब ये लोग उसमें खलल डालने का काम कर रहे थे, देश की लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रहे थे। ये निरंतर होता रहा, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो या अन्य तमाम विपक्षी दलों के उस चरित्र को अगर आप देखेंगे तो जनता ने उनके इस खलनायकी चरित्र को बहुत नजदीक से महसूस किया। जहां तक बात है दिल्ली से या अन्य राज्यों से आने वाले जो प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, उन्हें वापस लाने के लिए बस उपलब्ध कराने की व्यवस्था का, देखिए घटना प्रारंभ होती है औरैया में, 2 ट्रक में आपस में भिड़ते हैं, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ प्रवासी कामगार और श्रमिकों की मौत होती है। वे सभी बिहार और झारखंड के निवासी थे। उत्तर प्रदेश में दुर्घटना हुई, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उससे पहले ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन भारत सरकार ने राज्य सरकारों की सहमति से प्रारंभ भी कर दी थी। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन के प्रथम चरण से ही कामगार और श्रमिकों को सकुशल अपने वाहन साधन से ला रही थी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 12,000 से अधिक बसेज इसके लिए निःशुल्क उनको लाने ले जाने का कार्य कर रही थी। लेकिन जो लोग राजनीति के हाशिए पर पड़े हुए हैं, जिन लोगों ने कोरोना संकट में देश की लड़ाई को कमजोर करने का कार्य किया, उन लोगों ने औरैया में दुर्घटना को भी राजनीतिक स्वरूप देने का कार्य किया। और आश्चर्य करेंगे कि दोनों ट्रक जो उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, एक राजस्थान से आया था और एक पंजाब से आया था, यानी दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं। दूसरा, कहीं भी इन्होंने बसेज की व्यवस्था नहीं कराई थी। मेरे पास श्रीमती प्रियंका वाड्रा का पत्र एक आया और उन्होंने पत्र में इस बात के लिए कहा था कि हम 1,000 बसेज देना चाहते हैं और इन बसेज का उपयोग किया जा सकता है। तो मैंने गृह विभाग को देखा, एसीएस होम हमारे इस कार्य को स्वयं देख रहे थे, तो मैंने उनको इस जिम्मेदारी दी। मैंने कहा भी आप इसके बारे में तत्काल अपनी सहमति दे करके इन बसेज को लगवा लें। तो पत्र में इस बात का उल्लेख था कि गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर हमारी बसेज हैं, हम इसको लगाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्यालय लखनऊ में है और लखनऊ से ही ये सारी बसेस अलग अलग जनपदों के लिए और अलग अलग राज्यों से लाने वाले प्रवासी कामगारों के लिए भी लगाई जा रही थी। तो एसीएस होम ने उनसे इस बारे में अनुरोध किया कि आप इन बसेज को या तो लखनऊ में इसकी रिपोर्ट करके कागज उपलब्ध करवा दें। तो इन लोगों ने उसी दिन शाम को 1,000 नंबर उपलब्ध करवा दिए और ये कहते हुए पहले इन्होंने लेट किया कि हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं, यानी वेरिफिकेशन के बाद जो 1,000 नंबर इन्होंने उपलब्ध कराए वाहनों के, तो उसका यहां पर हम लोगों ने वेरिफिकेशन करवाना प्रारंभ किया। और जब वेरिफिकेशन करवाया तो वेरिफिकेशन में 1,000 में से 294 ऐसे वाहन थे जिनमें फिटनेस नहीं थी
या जिनमें इंश्योरेंस नहीं था या जिनकी फिटनेस और इंश्योरेंस दोनों बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, यानी कबाड़ थी, गाड़ी के नाम पर, वाहन के नाम पर कबाड़ थे। इसके अलावा 67 ऐसे नंबर थे जो न बस थी न थ्री व्हीलर थी। 68 ऐसे थे जो किसी भी वाहन की श्रेणी में नहीं आते थे, यानी न बस थी, न ट्रक थी, न थ्री व्हीलर थी। और 31 ऐसी थी जिनमें थ्री व्हीलर था या फिर स्कूटर थे। कितना भद्दा मजाक ये लोग कर रहे थे सरकार की इस कार्रवाई, यानी सरकार के सेवा के और सरकार के द्वारा प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए किए जाने वाले अभियान में, रेस्क्यू अभियान में कितना भद्दा मजाक कांग्रेस कर रही थी, ये हर व्यक्ति जानता है। उसके बाद अगले दिन फिर इनका पत्र आया कि हमारी बसेस गाजियाबाद और नोएडा में खड़ी हैं, हमें अनुमति दे दी जाए। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई ये तो आपके जो आए हैं इसमें तो ये जो है, ये तो किसी की फिटनेस नहीं है, कोई जो है इंश्योरेंस नहीं है, इनके पास जो है ये 67 ऐसी हैं जो स्कूटर और जो है अन्य चीजें, स्कूटर आदि के नंबर आपने उपलब्ध करा दिए हैं। 68 कुछ भी नहीं है। 31 ऐसे हैं जो थ्री व्हीलर हैं। कैसे आप इसको करेंगे? उन्होंने कहा कुछ नंबर गलत आ चुके होंगे, लेकिन हमारी बसेस दिल्ली और गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पे खड़े हैं। तो यहां से तत्काल उनको पत्र भेज दिया गया कि भाई अगर आपके पास बसेस खड़ी हैं तो इनको 12 बजे तक जिलाधिकारी गाजियाबाद और जिलाधिकारी नोएडा के यहां आप इनकी सूची दे करके और इनको वहां से चलाने की व्यवस्था करें। तो फिर ये बदल गए। इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसको जो है हमारे पास इस समय वाहन नहीं है, हमें जो है कल 5 बजे तक का समय दे दिया जाए। देखिए कितना झूठे लोग बोल रहे हैं। 5 बजे तक का समय दिया जाए। अगले दिन 5 बजे तक का समय लेने के बाद इन्होंने गाजियाबाद और नोएडा में नहीं बल्कि राजस्थान बॉर्डर पर राजस्थान परिवहन निगम की बसेज लगाई थी। राजस्थान परिवहन निगम की कुछ बसेज इन्होंने वहां लगाई। तो राजस्थान परिवहन निगम की बसेज एक कांग्रेस की बस तो नहीं है, ये राजस्थान गवर्नमेंट की हो सकती हैं, ये राजस्थान की जनता की हो सकती हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल की बसेज नहीं है। लेकिन इन्होंने ये शरारत वहां पे की। और राजस्थान परिवहन निगम की बसेज के बारे में अगर मैं सच्चाई बताऊं तो उत्तर प्रदेश में जब हमें उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को कोटा से उत्तर प्रदेश लेके आना था, हम लोगों ने तब उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम ने राजस्थान परिवहन निगम से संपर्क किया। इस बारे में उनसे अनुरोध किया कि इन बच्चों को सकुशल अपने साधन से आप उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक पहुंचा दें। तो उन्होंने पहले इनकार कर दिया। हमें पहले इस बारे में बताया गया कि हम लोग वहां पर उत्तर प्रदेश के 4,500 बच्चे हैं। बाद में जब जानकारी ली गई तो जानकारी लेने के बाद पता लगा कि नहीं, ये संख्या काफी ज्यादा है। तो हम लोगों ने आगरा और झांसी से बसेज वहां भेजी। इस सब के बावजूद बसेज कम पड़ी। तो हम लोगों ने राजस्थान परिवहन निगम से फिर कहा कि हमें आगरा बॉर्डर पर और झांसी बॉर्डर तक इन बच्चों को पहुंचाने के लिए राजस्थान परिवहन निगम की बसेज आप इसको लगाइए, और आपको लगता है कि आपके उससे नुकसान होगा तो हम उसकी भरपाई करेंगे। राजस्थान परिवहन निगम ने पहले तेल का 19 लाख रुपए से अधिक हम लोगों से लिया, उत्तर प्रदेश सरकार से लिया, और बाद में 36 लाख रुपए उन वाहनों को का किराए के रूप में भी उत्तर प्रदेश सरकार पर चार्ज किए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बच्चे थे, हमें सकुशल वापस उन्हें लाने थे, हम लोगों ने दोनों का भुगतान किया। राजस्थान परिवहन निगम हमें पहले सेवा दे चुका है और हमसे पैसा ले चुका है, और वही बसेज आप खड़ी करके ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये नहीं चल सकता है। और राहत के कार्यों में बाधा और विघ्न बाधा पैदा करके आपदा के दौरान इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कांग्रेस का एक शर्मनाक चेहरे को प्रस्तुत करता है। और मुझे लगता है कि देश ने कांग्रेस की वास्तविक चरित्र को भी देखा है कि जिंदगी भर इन लोगों ने देश के साथ क्या किया है। इस कोरोना संकट के दौरान भी इनका यह चेहरा देश की जनता के सामने आया है। और इसीलिए जब कोरोना संकट के दौरान जब एक एक व्यक्ति
देश की लड़ाई में सहयोगी बन रहा था, तब ये लोग उस लड़ाई को कमजोर करने की साजिश कर रहे थे, तो उसी में फिर यहां पे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। जी योगी जी, मेरा अगला जो प्रश्न है वो एनसीआर को लेकर है। मैं इस समय एनसीआर में हूं, मैं नोएडा से बात कर रहा हूं आपसे, आप लखनऊ में हैं और दोनों ही शहर आप ही के राज्य में आते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि नोएडा का ये बॉर्डर जो है ये दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली इस समय हॉटबेड है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में केसेस हैं कोरोना वायरस के। अब हम ये देखते हैं कि दिल्ली में कानून अलग है, नोएडा में अलग है, गुड़गांव में अलग है और राजस्थान से अगर आप आए तो वहां अलग है। तो एनसीआर के लोगों को बहुत तकलीफ इसमें हो रही है, खास तौर पर एक कंफ्यूजन जैसा है। ऐसा लगता है कि 4-5 सरकारें अलग अलग कानून लेकर वहां पर आ गई हैं। तो जो लोग हमारे इस एनसीआर जोन में रहते हैं और वो उत्तर प्रदेश के कार्य क्षेत्र में आता है, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी जो नॉर्मलसी है जीवन की वो कब लौटेगी? देखिए, आज हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि कोरोना संक्रमण की चेन को हर एक स्टेज पर रोकने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। हम इसको हल्केपन से कतई न लें, क्योंकि ये संक्रमण है और कोरोना एक संक्रामक वायरस है। इसलिए यह कोई व्यक्ति नहीं देखता, चेहरा नहीं देखता, जाति मत और मजहब नहीं देखता। जहां पे भी लापरवाही होगी और जहां पर भी लोग इसको हल्केपन से लेंगे तो स्वाभाविक रूप से संक्रमण व्यापक पैमाने पर फैलेगा। हम लोगों ने एनसीआर के लिए भी उसी प्रकार की, जन स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही इस पर अपनी एक रणनीति तय की है। इस संबंध में अगले सप्ताह भारत सरकार एक बार फिर से बैठक करेगी। हमारे अधिकारीगण भी उस बैठक में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। भारत सरकार इसके बारे में जो भी गाइडलाइन तय करेगी, मुझे लगता है कि उसके अनुसार हम लोग उसको उत्तर प्रदेश में एनसीआर में लागू करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि हर हाल में संक्रमण की चेन को रोकना होगा, तोड़ना होगा और इसमें हर एक नागरिक का दायित्व बनता है कि वह इसमें सहयोगी बने, अन्यथा दिक्कतें हो जाएंगी और हमें कम्युनिटी इन्फेक्शन के कारकों को हर हाल में तोड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और इसलिए आवश्यक है, जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए पास जारी किए गए हैं। दिल्ली ने पास जारी किए हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश में अनुमन्य किया गया, उत्तर प्रदेश ने जारी किए, उनको वहां कर रहे हैं। लेकिन एक फ्रीक्वेंट आवागमन को तब तक हम लोगों को रोकना पड़ेगा जब तक कि हम लोग इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि संक्रमण इनके कारण नहीं फैलेगा। अन्यथा हमारे यहां पूरे प्रदेश के अंदर आप अगर आंकड़े देखेंगे तो पिछले 10 दिन के दौरान नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर का जो रीजन है यूपी का, उसमें संक्रमण ज्यादा फैला है जी। क्योंकि फ्रीक्वेंट जब भी हम आवागमन देंगे तो वो समस्या पैदा करेगा। शेष 35 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छे ढंग से उसको मैनेज किया गया है। हर व्यक्ति सुरक्षित भी है, स्वस्थ भी है। हमें प्रयास करना चाहिए इस समय उतावलेपन से नहीं, जिस धैर्य के साथ, जिस धीरता के साथ अब तक सभी लोगों ने परिचय दिया है कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को, उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जी योगी जी, एक और बात उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो आपसे जानना चाहते हैं। आप जानते हैं कि 8 तारीख डेडलाइन दी गई थी, यानी सोमवार से कुछ और रिलैक्सेशंस मिलने वाले हैं। तो आप अपने राज्य के लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि सोमवार से क्या क्या चीजें खुल जाएंगी? क्या शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं? क्या बाकी के जो पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, ये सब खुल जाएंगी? खुल जाएंगी तो फिर क्या तैयारी होगी और लोग क्या करें? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 जून से प्रारंभ होने वाले
अनलॉक के प्रथम चरण की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जो एक कार्ययोजना तैयार करके भेजी है, उसकी गाइडलाइन हम लोगों ने कल जारी कर दी है प्रदेश में, जिसमें अनलॉकडाउन की प्रथम चरण की कार्रवाई में 1 जून से जो कार्य बचे हुए थे, जिन लोगों को छूट नहीं मिल पाई थी, धर्मस्थलों के बारे में, कार्यालयों के बारे में, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल्स के बारे में, इनको भी इसमें छूट देने का प्रावधान किया गया है। हम लोगों ने, और गाइडलाइन जो भारत सरकार की आई है उसमें भी अभी सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स को परमिशन नहीं किया गया है। शेष अन्य सभी गतिविधियों को 8 जून से प्रारंभ करने की व्यवस्था की गई है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दूसरा, इसके बारे में यह तय किया गया है कि कहीं भी कोई संकट ना आने पाए, इसके लिए हम लोगों ने धर्मस्थल के बारे में भी, कार्यालयों के बारे में भी, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल्स के बारे में भी एक व्यापक कार्य योजना गाइडलाइन के रूप में बना करके भेज दी है। और सभी जनपदों से कल सायंकाल मैंने स्वयं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ सभी से संवाद बना करके फील्ड में तैनात हमारे जो अधिकारी गण हैं उनको इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हम लोगों ने जरूर तय किया है कि बाहर निकलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कुछ चीजों का ध्यान जरूर दें। एक, सार्वजनिक स्थान पर निकलें तो मुंह पर मास्क या फेस कवर जरूर लगाएं, कहीं भी बाहर न थूकें। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई है कि एक समय में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग कतई इकट्ठे न हो, मास गैदरिंग किसी भी स्थिति में न होने पाए। ये सारी कार्रवाई करने के साथ साथ हम लोगों ने धर्मस्थलों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की है कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, जहां कहीं भी आप जाएंगे अपनी आस्था के अनुसार, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि 5 से अधिक लोग एक समय में मंदिर के अंदर, गर्भगृह में या मस्जिद के अंदर या गुरुद्वारा में या चर्च में एक साथ इकट्ठे न हो। ऐसे ही व्यवस्था हर एक कार्य के लिए व्यापक कार्य योजना बना करके भेज दी गई, दे दी गई है और उसका अनुपालन होगा। हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना, कोरोना संक्रमण से बचाना, ये आज की आवश्यकता है और हम लोग उसके अनुरूप यहां पर अपनी गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों में उस प्रकार की जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि पब्लिक स्वयं अवेयर है, बहुत जागरूक है और पब्लिक स्वयं इस मामले में आगे चल करके, आगे बढ़ करके सरकार का सहयोग कर रही है। जी योगी जी, अभी 2 दिन पहले ही आपने 48 वर्ष पूरे किए हैं और एक मुख्यमंत्री होने के नाते चुनाव जीतना अलग बात होती है, लोकसभा चुनाव जीतना या विधानसभा चुनाव जीतना अलग बात होती है। और जो पुरानी समस्याएं हमारी हैं 70 साल से जो चली आ रही हैं, जो हमें पहले से पता है, उनको सुलझाना अलग बात होती है। लेकिन अगर आपकी आयु देखें तो अभी आपको राजनीति में तो बहुत युवा कहा जाएगा। इस स्टेज में आपने एक ऐसा क्राइसिस देखा जिसने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को, जो कि बहुत तजुर्बेकार नेता हैं, उनको भी परेशान कर दिया। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर, उसको मैनेज करने के तौर पर आपको शुरुआत में कितना बड़ा झटका लगा और आपने क्या सीखा इस दौरान? क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन पहले था नहीं किसी किताब में। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि कोरोना देश और दुनिया का इस सदी का सबसे बड़ा आपदा मानी जा सकती है। लेकिन भारत इस बारे में सौभाग्यशाली है कि भारत के पास एक यशस्वी और दूरदर्शिता, त्वरित निर्णय लेने वाला नेतृत्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जाना है और प्रत्येक, यानी पूरे कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन के 4 चरण संपन्न हुए और प्रत्येक चरण के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक राज्य के साथ संवाद होता था। टेलीफोन के माध्यम से
व्यक्तिगत रूप से भी प्रत्येक मुख्यमंत्री के साथ संवाद बना करके इन सभी चैलेंजेस को कैसे हमें फेस करना है, कैसे हम इसको आगे लेकर के सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं, यानी जो चीजें हमें पूरे संकट के दौरान दिखाई दी। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि 22 मार्च जनता कर्फ्यू के दिन से लेकर के और आज की जो स्थिति है, यहां तक हमने जो जो स्टेजेस देखे हैं, जो जो चैलेंजेस देखे हैं, जिस प्रकार की स्थितियां थी, इन सब के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को पहले अवेयर कर दिया था कि ये चीजें इस प्रकार की आ सकती हैं और इनसे बचने के लिए अगर हम लोग इस प्रकार की रणनीति बना लेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी धैर्य के साथ टीम बनाने को लेकर के हर एक स्तर पर, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन जो हम लोगों के सामने था, सबसे बड़ा संबल हमारा था जी। और उस संबल के नाते हम लोगों को ये सब चुनौती नहीं लगी। हां, जूझने के लिए टीम वर्क, और प्रतिदिन मैं स्वयं भी यहां पर हम लोगों ने मंत्रिमंडल को इस बात के लिए जवाबदेह बनाया कि मंत्रिमंडल पॉलिसी बनाएगा लेकिन प्रशासनिक टीम उसको इंप्लीमेंट करेगा, और मैं हर दिन हर एक टीम के साथ संवाद बना करके पूछता रहता। अब पहले यानी हमारी जो 22-23 मार्च से कार्रवाई प्रारंभ हुई, हर दिन लगातार बैठ करके एक एक कार्य के बारे में स्वयं मैं उसकी समीक्षा करता हूं, और फिर कमी कहां रह गई उसके बारे में राज्य स्तर से लेकर के कमिश्नरी स्तर तक और जिले स्तर तक आवश्यकता पड़ती है तो और छोटी इकाई तक सीधे संवाद बना करके उस समस्या का समाधान हो एक समय सीमा के अंदर। जैसे बेड का ही था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पहले कह दिया था कि देखिए, कोविड हॉस्पिटल में आप इस बात का ध्यान देंगे कि उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जो असिम्प्टोमेटिक होंगे, लेकिन एक समय के बाद जब उनको एहसास होगा तो उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी का एहसास होगा, तो उस समय ऑक्सीजन उनको तत्काल देना होगा। इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था, अल्ट्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित हो। कुछ बेड वेंटिलेटर के भी होने चाहिए। आप सोचिए, ये मार्च में ही हम लोगों को इसके लिए तैयार करने के लिए कहा गया और हम लोगों ने उसके अनुरूप रणनीति बनाई। हम लोगों के पास जब 1000 बेड हो गए तो मैंने उसी दिन 10,000 बेड के लिए कह दिया। 10,000 बेड होने के पहले ही भी 25,000 का लक्ष्य दे दिया, 25,000 होने के पहले ही 50,000 का दे दिया, और 50,000 बेड होने के बाद सीधे 1 लाख की संख्या पे हम ले गए। तो जी, ये कार्य योजना हम लोग इसलिए तैयार करने में सफल हुए क्योंकि मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का था। ऐसे ही टेस्टिंग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू दिन इस बात को कह दिया था, देखिए टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 80% मामले ऐसे होंगे जो असिम्प्टोमेटिक होंगे। उन स्थितियों में वह संक्रमण फैलाने का उनके द्वारा बहुत बड़ा वो हो सकता है, खतरा हो सकता है। इसलिए टेस्टिंग बढ़ाना और ऐसे लोगों को सीधे क्वारंटाइन सेंटर में लेके आ जाना। हम लोगों ने 15 लाख क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं यूपी में। लॉकडाउन के दौरान हमारे 12 से 15 लाख फूड पैकेट कम्युनिटी किचन में बनते थे, जिससे कहीं कोई समस्या ना आने पाए। तो सबसे बड़ा संबल हमारे सामने प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था, जो हर एक खतरे के बारे में उन्होंने हमें अवगत करा दिया था। इसके अलावा प्रवासी कामगार और श्रमिकों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में या खाद्यान्न वितरण के बारे में, जो लोग कार्य करने वाले निर्माण श्रमिक हैं या डेली स्ट्रीट वेंडर हैं, इन सब के बारे में शुरू से ही उन्होंने पीएम पैकेज के माध्यम से इनकी सारी व्यवस्था करने का प्रावधान कर दिया। राज्य सरकारों पर निर्भर करता था कि वे अपनी कार्य योजना समय से प्रेषित करके इसका लाभ ले पाते, और मुझे प्रदेश के अंदर पीएम पैकेज के माध्यम से बहुत सफलता मिली। 18 करोड़ लोगों को हम लोगों ने छठी बार खाद्यान्न सफलतापूर्वक वितरित किया है। जी, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 56 लाख महिलाओं को, जनधन अकाउंटधारी महिलाएं, उनको 500 रुपए तीसरी बार उनके अकाउंट में आ चुका है। 2 करोड़ 34 लाख जो हमारे यहां किसान हैं, उन किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा 2-2 हजार रुपए हर एक किसान के खाते में 2 बार आ चुका है, तीसरी बार आ रहा है।
इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर 86 लाख जो पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन, इन सभी को 86 लाख लोगों को प्रधानमंत्री पीएम पैकेज के माध्यम से 1,000 रुपए की राशि इन सबके अकाउंट में आ चुका है। ऐसे ही हर गरीब परिवार को 1,47,00,000 गरीब परिवार जिनको निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन तीसरी बार प्राप्त हो रहे हैं। यह व्यापक कार्य योजना जो बनी, एमएसएमई में जो पीएम पैकेज दिया गया था, उसमें उन सेक्टर में, चूंकि यहां पे पहले से हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी कार्य योजना आगे बढ़ाई है, तो उस कार्य योजना के तहत हमारे पास पहले से ही संख्या भी थी और जो लोग लोन लेने के इच्छुक थे उन लोगों को एक ही दिन में हमने पीएम पैकेज के माध्यम से 57,000 उद्यमियों को एक ही दिन में लोन बैंक का ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया। इसी प्रकार से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो है ये स्ट्रीट वेंडर की अपनी कार्य योजना बनाई है। हम लोग जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आए, हम लोगों ने बहुत हृदय के साथ, सहृदयता के साथ उन्हें गले लगाया और उन सबको राशन किट उपलब्ध करा, घर जाते समय राशन किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, उन्हें भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की। तो एक अच्छा कार्य सेवा का भी इस दौरान देखने को मिला। स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों के द्वारा जो व्यापक कार्य योजना सेवा का तैयार किया गया, वह सचमुच बहुत ही अनुपम था, अनुकरणीय था और लोगों के लिए एक देखने लायक भी था कि संकट के दौरान कोई कल्पना कर सकता है कि अगर पैदल चलने वाला कामगार और श्रमिक के पैरों पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक उन्हें चप्पल पहना रहे हों, जगह जगह खड़े होकर के उनके लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था कर रहे हों और इसकी परवाह किए बगैर कि संक्रमण हो सकता है, लेकिन उस सब के बावजूद मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानकर के जिस प्रकार के कार्य इस दौरान देखने को मिले हैं, प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की थी और इस चैलेंज के बावजूद भी हमने सफलतापूर्वक इसका मुकाबला किया और उसके काफी हद तक कोरोना संकट से प्रदेश को बचाने में हम लोग सफल हुए। योगी जी, आपको जितने आंकड़े, बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पर सारे आंकड़े हैं, मतलब कोई अर्थशास्त्री को भी शायद इतने आंकड़े याद नहीं रहेंगे जितने आपको हैं। तो मैं ये तो देख पा रहा हूं कि आप, क्योंकि आपने गणित में पढ़ाई की है, आप एमएससी हैं गणित में, वो आपको जरूर काम आया होगा। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो आपके विरोधियों ने आपके खिलाफ इस बात को बहुत प्रचार किया था कि आप तो योगी हैं, सन्यासी हैं, आप मुख्यमंत्री बनकर कैसा काम करेंगे। इस दौरान योगी होना और सन्यासी होना और इतना अनुशासित होना, ये इससे आपको कितना लाभ मिला? देखिए, सन्यास हमारा लोक कल्याण के लिए समर्पित है और हम लोग जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वह भी हमें इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, लोक कल्याण के लिए ही समर्पित भाव के साथ कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करता है। तो स्वाभाविक रूप से हर एक स्तर पर, यानी एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, यानी हर एक स्तर पर हम लोगों को केवल और केवल एक बात सिखाई गई है, वह एक कि देश पहला, यानी नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को हम लोगों के अंतःकरण में भरा गया है। दूसरा कि हमारा अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वह देश का है और लोक कल्याण का, लोक का है, उसको समर्पित करना, उसके लिए कार्य करना, और यह हम लोगों को सदैव प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव इस बात के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि देखिए, एक गरीब, एक किसान, एक नौजवान, महिलाएं या फिर कमजोर तबके के लिए योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए
और मजबूती के साथ इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग कोरोना संकट के दौरान इस लड़ाई को कमजोर कर रहे थे, उनसे पूछा जाना चाहिए कि इस पूरे दौरान कहीं भी आपको देश के नेतृत्व में कहीं भी लाचारगी नहीं दिखाई दी। पूरे जज्बे के साथ सेवा का एक भाव देखने को मिला। कारण था उस प्रकार की कार्य योजना पहले से ही बना दी गई थी। आज वो समय नहीं जब इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीब तक 10 रुपया पहुंचता है। आज तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान के खाते में 2000 रुपया दिया, एक किसान के खाते में 2000 रुपये उस किसान के खाते में पहुंचा। एक गरीब बुजुर्ग महिला के खाते में 500 रुपया दिल्ली से भेजा तो उस गरीब महिला के खाते में 500 रुपया पहुंचा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक सुधार करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम सबके सामने हैं और हर व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि इतनी बड़ी सेवा और इतना बड़ा कार्य राहत का आपदा के दौरान कभी नहीं हुआ। कल्पना करिए अगर कांग्रेस के शासनकाल में इस प्रकार की स्थिति होती तो क्या अराजकता का मंजर होता। जिन लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में बेईमानी और भ्रष्टाचार के तांडव किए हों, जिन्होंने सत्ता के दौरान सत्ता को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना करके लूट खसोट के एक नए प्रतिमान स्थापित किए हों, वे कोरोना संकट के दौरान देश की लड़ाई को कमजोर करके हम लोगों को जो किसी न किसी प्रकार से कार्य में बाधा पैदा करने का कार्य किए हैं, इन लोगों से किसी प्रकार की सेवा की उम्मीद और लोक मंगल की कामना की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। योगी जी, आखिरी सवाल आपसे यह है, सब कुछ बदलने जा रहा है, दुनिया में हर चीज बदल गई, राजनीति भी बदल जाएगी। इससे पहले हमारे देश में जो राजनीति थी वो जनसंपर्क की राजनीति थी। आप जैसे जो नेता हैं वो दिन में सैकड़ों हजारों लोगों से मिलते हैं एक दिन में। तो इससे पहले हमारी जो राजनीति थी वो जनसभाओं की राजनीति थी, रोड शो की राजनीति थी और जिंदाबाद वाली राजनीति थी, नारे लगते थे। अब वो सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो भविष्य की राजनीति आप कैसे देखते हैं हमारे देश में? और आप जैसे जो नेता हैं जनसंपर्क वाले, अब आपकी राजनीति के स्टाइल पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, कोरोना ने बहुत कुछ जानने, सीखने और विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने का एक नया तरीका जरूर दिया है। और खासतौर पर अगर हम देखें तो इस दौरान व्यापक पैमाने पर मुझे वर्चुअल सभाओं के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमोवेश लगभग हर दिन समाज के किसी न किसी तबके से संवाद बनाने का मुझे अवसर मिला। चाहे वह दिव्यांगजनों के लिए हो, निराश्रित महिलाओं के लिए हो, वृद्धजनों के साथ संवाद बनाने का हो, कुष्ठ रोगियों के साथ संवाद बनाने का हो, किसानों के साथ, प्रवासी श्रमिकों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ, उद्यमियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, अलग अलग तबके के साथ सीधे संवाद बनाने का अवसर मिला है। और मुझे लगता है कि अब फर्जी आंकड़े वाले राजनीति नहीं चल पाएगी, झूठे नारे वाली राजनीति नहीं चल पाएगी, बेवकूफ बनाने वाले लच्छेदार भाषणों की राजनीति नहीं चल पाएगी। जो वास्तविक होगा, जो सत्य होगा, उस पर आधारित एक नई व्यवस्था देश के अंदर, जिसका श्री गणेश 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रख दिया है। मुझे लगता है कि भारत की राजनीति का 2014, 26 मई 2014 का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और वही अब देश की राजनीति का आधार बनेगा, जो इस वास्तविक धरातल पर टिका रहकर के अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करेगा, वही टिकेगा। अन्यथा बाकी लोग जो फर्जीवाड़ा करते थे,
झूठे आंकड़े देते थे, झूठे नारे देते थे, वे लोग सभी के सभी लोग मुझे लगता है कि जनता के द्वारा ठुकरा दिए जाएंगे। रद्दी की ठोकरी में कुछ लोग फेंके जा चुके हैं, बाकी शेष लोग भी फेंक दिए जाएंगे। तो आपको अपना ये डिजिटल अवतार पसंद आ रहा है, जो कि इस साल इसको हम कह सकते हैं कि 2020 का आपका ये डिजिटल अवतार है? देखिए, ये आज की आवश्यकता है। और याद करें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इसके बारे में बहुत पहले कह दिया था, जब उन्होंने डीबीटी की बात की, जब उन्होंने वन नेशन वन टैक्स की बात की, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक देश एक राशन कार्ड की बात की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से, यह बात बहुत पहले उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी जिस कार्रवाई की शुरुआत बहुत पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कर चुके हैं। याद करिए 2014 में अगर जनधन अकाउंट नहीं खुले होते गरीबों के, तो क्या इस कोरोना संकट के दौरान हम लोग 6 वर्ष के बाद कैसे सफलतापूर्वक डीबीटी के माध्यम से गरीब व्यक्ति के खाते में भी पैसा देने में सफल हुए। एक दिन में करोड़ों लोगों के खातों में पैसा गया, ये चीज हम लोगों ने देखा है। तो टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है और इस टेक्नोलॉजी के अनुरूप अपने आप को तैयार करना और उसके माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला और ये जो पूरा इंटरव्यू था ये भी टेक्नोलॉजी के जरिए ही हमने आपके साथ किया है। ये सारी टेक्नोलॉजी का ही पूरा खेल है कि हम यहाँ नोएडा में हैं, आप वहाँ हैं, और आज तो हमने ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल किया आपके साथ संवाद करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब सब चीजें बदलेंगी, मीडिया भी बदलेगा, राजनीति भी बदलेगी, जिस तरीके से काम होता है पूरी जीवन शैली इसके बाद बदल जाएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.